गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का अपना टॉपिक है मजदूरी। लगान को पढ़ चुके हैं अपन। उत्पादन के जो साधन है भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। तो जो भूमि का प्रतिफल था वो था लगान। तो टॉपिक पढ़ चुके हैं। दूसरा है श्रम। तो श्रम का जो प्रतिफल होता है वो होता है मजदूरी। तो दूसरा टॉपिक मजदूरी का अध्ययन करते हैं। मजदूरी क्या होती है? श्रमिक को जो उसका पुरस्कार होता है, प्रतिफल होता है, उसे ये मजदूरी कहते हैं। जैसे श्रमिक को मिलने वाले पुरस्कार को या मजदूरी कहा जाता है। श्रम एक ऐसा साधन है जो एक समान नहीं हो सकता है। कैसा नहीं हो सकता है? समान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अन्य उत्पादन के साधन, जो उत्पादन के अन्य साधन है, भूमि, पूंजी और साहस, तो अन्य जो साधन है, ये साधनों की भांति इसमें एक रूपता का क्या है, प्राय अभाव रहता है। एक रूपता नहीं रहती। बाकी सब साधन तो कैसे एक रूप होंगे, भूमि हो गए सब एक रूप होगी, पूंजी हो गई सभी एक होगी, साहस होता है एक रूपता होगी। लेकिन मजदूरी है या जो श्रमिक है उनमें एक रूपता नहीं रहती है। इसलिए एक श्रमिक दूसरे श्रमिक का पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है। एक श्रमिक की जगह दूसरा पूरा का पूरा स्थानापन्न नहीं हो सकता। उसके अंदर कुशलता, उसकी कैपेबिलिटी, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। कोई अच्छा काम करता है, कोई कम काम करता है। ठीक है, वो उसकी बॉडी के अनुसार डिपेंड करता है। इसलिए उसमें क्या नहीं होती है, एक रूपता। दूसरा है मौद्रिक भुगतान के लिए किए गए मानवीय कार्य को श्रम कहते हैं। और श्रम की सेवा के भुगतान स्वरूप दिए जाने वाले पुरस्कार को ही क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। इसी प्रकार मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो मनुष्य के परिश्रम के बदले में दिया जाता है। चाहे वह प्रति घंटा हो, प्रतिदिन हो या समय के अनुसार दिया जाए। चाहे उसका भुगतान मुद्रा में किया जाए या वस्तुओं में किया जाए, दोनों में किया जाए, वो क्या कहलाएगी? मजदूरी। अब देखते हैं कि मजदूरी के अंदर कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो पहला है मजदूरी मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के श्रम की कीमत है। कैसे है? मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक, दोनों प्रकार के श्रम की क्या है? कीमत है। दूसरा है अनेक विक्रय प्रतिनिधियों तथा प्रबंधकों आदि को मिलने वाला कमीशन, बोनस और रॉयल्टी, ये भी किसके रूप माने जाएंगे? मजदूर। जो भी हमारे प्रबंधक लगे हुए हैं, विक्रय प्रतिनिधि है, तो उनको जो भी अगर एजेंट, क्या प्रतिनिधि एजेंट होता है, प्रबंधक यानी मैनेजर वगैरह, तो उनको जो कमीशन मिलता है, बोनस मिलता है, उनको रॉयल्टी दी जाती है, वो भी क्या है? एक मजदूरी है। मजदूरी का अर्थ है श्रमिक, क्लर्क एवं अधिकारी आदि को श्रम के लिए भुगतान किया जाता है। ठीक है। मजदूरी का अर्थ एक अध्यापक के लिए भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, दलाल आदि की जो भी सेवाएं प्रदान करें, इनको हम क्या मानेंगे? मजदूरी ही मान के चलेंगे। अर्थात अर्थशास्त्र में मजदूरी का अर्थ कैसे है? विस्तृत है। सिर्फ जो श्रमिक लेबर इंडस्ट्री में काम करते उन्हीं को जो दिया जाने वाला मजदूरी नहीं है। जो भी सेवाएं प्रदान करें उनको भी क्या है? मजदूरी का ही हिस्सा मानेंगे। जैसे रॉयल्टी, ठीक है, ये भी सारे क्या है? मजदूरी के ही हिस्से हैं। अध्यापक दे रहा है तो सर्विस के, ठीक है, डॉक्टर है उसकी सेवा, वकील की सेवा, तमाम तरह की। अब देखते हैं मजदूरी के प्रकार। मजदूरी कितने प्रकार की होती है? तो मजदूरी के दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है नकद मजदूरी, एक होती है वास्तविक मजदूरी। नकद मजदूरी को यानी मौद्रिक मजदूरी होती है, और एक वास्तविक मजदूरी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक एक कर पढ़ते हैं। तो पहला है नकद या मौद्रिक मजदूरी, नॉमिनल और मनी वेजेस। तो मौद्रिक मजदूरी का अर्थ एक श्रमिक को मुद्रा के रूप में प्राप्त होने वाली मजदूरी से क्या है? श्रमिक को मुद्रा के रूप में जो प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक मजदूरी से। अन्य शब्दों में श्रमिक को मुद्रा के रूप में जो भुगतान मिलता है वह श्रमिक की क्या होती है? नकद या मौद्रिक मजदूरी। मतलब किसका रूप क्या है? मुद्रा। जैसे माना राम को 5,000 रुपये प्रति माह कारखाने में कार्य करने के लिए प्राप्त होते, तो 5,000 रुपये प्रति माह क्या है? नकद मजदूरी कहेंगे। दूसरा है वास्तविक या असल मजदूरी है, रियल वेजेस। तो वास्तविक मजदूरी का अर्थ श्रमिक को नकद मजदूरी के अतिरिक्त जो भी लाभ एवं सुविधाएं प्रदान होती है उन सबको मिलाकर वो कितनी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त कर सकता है, उसे हम वास्तविक या असल मजदूरी कहते हैं। जैसे कोई श्रमिक किसी फैक्ट्री में कार्य करता है, तो जो फैक्ट्री का मालिक है जो उसको पैसे देता है, मान लो 10,000 20,000 देता है, तो वो तो क्या हो गई?
उसकी मौद्रिक मजदूरी। लेकिन उसके साथ साथ वो उसको किसी तरह का बीमा प्रदान करता है, उनको पेंशन के लिए भी ईपीएफ में पीएफ का पैसा देता है, या फिर उनके फर्स्ट एड के रूप में या चिकित्सा सुविधा फ्री में प्रदान करता है, उनके बच्चों के लिए स्कूल की शिक्षा सुविधा प्रदान करता है, या उनके रहने के लिए मकान फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ओर से उपलब्ध करवाता है, या उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाता है। तो ये तमाम तरह की, उनके लिए ड्रेस, कुछ भी जो एक्स्ट्रा कुछ भी देता है नकद मजदूरी के अलावा, उस सबको भी अगर शामिल किया जाए तो वो क्या होगा, उसका वास्तविक या असल मजदूरी। क्योंकि ये कहीं दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन ये साथ में बहुत उसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। जैसे एक श्रमिक को 5,000 रुपये प्रति माह मजदूरी नकद प्राप्त हो रही है, तथा मुफ्त में रहने का मकान, वर्ष में 2 बार ड्रेस कपड़े, बस सेवा, निःशुल्क या रियायती दर पर मकान, बच्चों की शिक्षा चिकित्सा आदि जो भी सुविधा मिल रही है, इन सबका योग ही क्या है, वास्तविक मजदूरी। अब देखते हैं मजदूरी के भुगतान की विधियां। ठीक है, मजदूरी के भुगतान की विधियां कौन कौन सी है? एक तो है समयानुसार मजदूरी, और एक है कार्यानुसार मजदूरी। कार्य के अनुसार और समय के अनुसार, दोनों का पढ़ते हैं एक एक कर। तो पहला है समय के अनुसार मजदूरी। जब मजदूरी कार्य के समय के आधार पर दी जाती है तो उसे समयानुसार मजदूरी कहते हैं। यह समय सामान्यतः 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 माह हो सकता है। इस विधि में एक समान कार्य के लिए प्रत्येक श्रमिक अथवा मजदूरी को समान मजदूरी मिलती है। अगर कार्य समान है तो उनको क्या है, समान मजदूरी मिलेगी। क्योंकि उसमें कार्य से मतलब नहीं कि आप कितना कार्य करता हो। कि 1 घंटे में एक व्यक्ति अगर 10 वस्तुओं का भी उत्पादन कर रहे हैं तो भी उसको 100 रुपये ले रहे हैं, और अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में 200 वस्तुओं का भी उत्पादन करेगा तो भी उसको 100 रुपये मिलेंगे। इसमें आपकी कार्य की क्षमता का नहीं देखा जाएगा, समय देखा जाएगा, समय कितना दिया आपने। चाहे वो कोई श्रमिक अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत कम कार्य करे, अधिक कार्य करे, उससे कोई लेना देना नहीं होता। आगे समय अनुसार मजदूरी विधि के गुण या लाभ। ये जो है समय अनुसार मजदूरी, इसके क्या फायदे हैं, क्या अच्छी है ये, तो अच्छा ही देखते हैं। तो पहली है सरल या इजी। इस विधि में श्रमिक को दिए जाने वाले मजदूर का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि केवल ये ज्ञात करना था कि श्रमिक ने कितने दिन कार्य किया है, आराम से कर सकते हैं। एक दिन का अगर 200 रुपये है, तो अगर वो कितने 30 दिन किया है तो 200 इंटू 30 किया, 6,000 रुपये दे दिया और काम फ्री। तो ये कैसा हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा है कार्य का ऊंचा स्तर, हाई लेवल ऑफ वर्क। इस विधि में कार्य का मजदूरी से कोई संबंध नहीं होता, कार्य का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, समय से मतलब है। इसलिए श्रमिकों को कार्य करने की कोई जल्दी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कार्य पे है ही नहीं, आपको तो समय करना है, इसलिए कोई जल्दी होती नहीं। और वे अपनी योग्यता एवं कुशलता का प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि वो आराम से करेंगे तो क्या उसमें योग्यता हासिल करेंगे, कुशलता करेंगे, क्योंकि उनका कार्य से तो कोई पेमेंट बनना नहीं है। तीसरा है एकता का सहयोग। इस विधि के प्रयोग से श्रमिकों में एकता एवं सहयोग में वृद्धि होती है, क्योंकि एक ही प्रकार का कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को समान मजदूरी दी जाती है और आपस में ईर्ष्या भाव होने नहीं देते हैं। एक समान मजदूरी मिल रही है तो कोई ईर्ष्या नहीं होगी। नहीं तो अगर कार्य के अनुसार देते तो क्या होता, एक दूसरे से ईर्ष्या करते, एक दूसरे को काम भी नहीं बताते। हो सकता है कि काम मैं बताऊं और वो ज्यादा उत्पादन कर लेगा, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा और मुझे कम मिलेगा, इसलिए एकता नहीं रहती। नहीं तो समय के अनुसार में क्या रहती है, एकता रहती है। नेक्स्ट है निश्चित मजदूरी का आश्वासन। इस विधि में प्रत्येक श्रमिक को यह विश्वास होता है कि वह निश्चित अवधि तक कार्य करने के पश्चात उसे एक निश्चित मजदूरी अवश्य मिलेगी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर श्रमिक एक दिन में काम किया तो उसको संतुष्ट लगेगा, मुझे अगर मैं इतने घंटे काम करूँ तो मुझे इतनी मजदूरी मिलेगी, तो वो अपने बाकी के खर्चों को भी मेंटेन कर सकता है कि अगर मुझे महीने के 6,000 रुपये खर्चे करना है तो मुझे कितने दिन काम करना रहेगा, ताकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ, या उसके अनुसार वो अपना बजट मैनेजमेंट कर सकता है, क्योंकि एक निश्चित फिक्स मजदूरी तो मिलेगी। ठीक है, तो परिणामस्वरूप वह अपने व्यय आय के अनुसार समायोजित करके एक निश्चित जीवन स्तर कायम कर सकता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य की रक्षा, इंपॉर्टेंट है सेफ्टी ऑफ हेल्थ। इस विधि में श्रमिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कार्य के अनुसार पैसा होता है तो ज्यादा करने की कोशिश करता ताकि मुझे कि ज्यादा पैसा मिले, तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देता। नहीं तो अगर समय के अनुसार है तो उसको स्वास्थ्य का अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको तो समय पास करना है, मतलब समय के अनुसार ही उसको मिलना है। ठीक है, तो अधिक ज्यादा मेहनत नहीं करेगा तो उसको स्वास्थ्य पर वो अच्छा प्रभाव रहेगा।
नेक्स्ट है मशीनों एवं उपकरणों की सुरक्षा। इसमें श्रमिक को कार्य करने की कोई जल्दी नहीं होती, जिससे वे मशीनों, उपकरणों एवं यंत्रों के रख रखाव का पूरा ध्यान देते हैं। इस कारण अनावश्यक घिसावट या टूट फूट भी नहीं हो पाती है। अगर कार्य के अनुसार होता तो क्या करते वो, मशीनों पे ध्यान देते नहीं, उत्पादन में ध्यान रखा होते। ठीक है। और अगर समय के अनुसार है तो वो आराम से समय के अनुसार अपने मशीन को ध्यान रखेंगे, समेटेंगे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे, ग्रीसिंग करेंगे सब में, तो मशीनों की क्या रहेगी, सुरक्षा रहेगी और जल्दी उनकी खत्म नहीं होंगे, उनकी उम्र बढ़ जाएगी मशीनों की। प्रशासनिक व्यय में कमी। मजदूरी की इस विधि के अंतर्गत मजदूरी की गणना बहुत कम समय एवं श्रम व्यय होता है। इससे प्रशासनिक व्यय में कमी आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है कार्य में नियमितता। इस विधि में श्रमिक एक निश्चित समय में कार्य पर आते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं। इसमें कार्य में कोई रुकावट नहीं होती है। क्या होता है, कार्य लगातार चलता रहता है क्योंकि एक समय के अनुसार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समय अनुसार मजदूरी के दोष। अब लाभ तो है ही है, अब दोष भी तो है, उनके कुछ तो खराबियां होगी, तभी दूसरी विधि का भी प्रतिपादन हुआ है। पहली विधि के पहला पॉइंट है मजदूरी के दो समय अनुसार। पहला क्या है, समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम। इस मजदूरी विधि में श्रमिकों को प्रेरणा का अभाव होने के कारण वे समय को बर्बाद करते हैं और निश्चित समय के समाप्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। समय अनुसार तो उनको क्या मिल लगेगा कि बस समय पूरा करो, पैसा आ जाएगा, काम कितना भी करो, नहीं तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और काम पर ध्यान नहीं देते, जो हमें देखने को भी मिलता है। ये सबसे बड़ा दोष है। दूसरा है धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति। किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा करने का बंधन न होने के कारण वे अतिरिक्त पारिश्रमिक के प्रोत्साहन के अभाव में धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ोतरा मिलता है। इससे श्रमिकों की कार्य क्षमता गिरती है। क्या करते हैं, समय के अनुसार मिल रहा है इसलिए वो जल्दी जल्दी काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो उनकी कार्य क्षमता पे गिरती है ज़्यादा। ठीक है, वो अगर एक दिन में 10 वस्तुओं को उत्पादन कर सकते हैं तो वो आराम से 4-5 ही करेंगे। ठीक है, तो उनकी कार्य क्षमता तो गिर रही है ना, इसके अनुसार क्या होता है, धीरे कार्य करने। नेक्स्ट है निरीक्षण की आवश्यकता। इसमें क्या होती है, निरीक्षण की आवश्यकता। क्यों, इस श्रमिकों से पर्याप्त काम लेने के लिए उन पर निरीक्षण की आवश्यकता होती है। निरीक्षण के अभाव में श्रमिक धीरे कार्य करने लगते हैं। निरीक्षण हेतु निरीक्षकों एवं प्रेक्षकों की नियुक्ति के कारण ऊपरी व्यय में भी वृद्धि हो जाती है, उनके लिए भी खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है उत्पादन लागत में वृद्धि। इस विधि में उत्पादन लागत बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि अकार्यकुशल श्रमिकों को भी उसी दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है जितना कि कुशल श्रमिकों को। इस प्रकार कम कार्य के लिए भी अधिक मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। अगर कुशल है, अच्छा कार्य कर रहा है, उसको भी अगर उतना ही पेमेंट मिलना है, और अगर खराब कार्य कर रहा है उसको भी उतना पेमेंट मिल रहा है, तो क्या हो रही है, लागत में तो वृद्धि हो रही है। क्योंकि अरे कार्य कुशल को तो ठीक है उतना मिल रहा है, लेकिन जो कुशल है उसको भी कम मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट है अच्छे संबंधों का अभाव, लैक ऑफ गुड रिलेशन। इसमें स्वामियों एवं श्रमिकों के मध्य अच्छे संबंध नहीं रहते, क्योंकि श्रमिक अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करते रहते हैं और स्वामियों को यह शिकायत होती है कि श्रमिक कम काम करता है, ये हमेशा रहता है। इस प्रकार आशंकाएं तथा प्रत्याकांक्षा दोनों के बीच मनमुटाव को जन्म देती है। नेक्स्ट है कर्तव्यों की उपेक्षा, अवॉइड ऑफ ड्यूटीज। समय अनुसार मजदूरी विधि में प्रत्येक श्रमिक को एक निश्चित अवधि तक कार्य करने पर एक निश्चित मजदूरी का आश्वासन होता है। इससे श्रमिक काम से जी चुराने लगते हैं, किसी भी प्रकार समय व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, तो करते हुए क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट है अनार्थिक विधि, अन इकोनॉमिक मेथड। नियोक्ता की दृष्टि से यह विधि अनार्थिक। इस संबंध में हेल्से ने कहा है कि इस विधि से व्यक्ति स्वभाव से आराम पसंद हो जाता है, जिससे उत्पादक को कम उत्पादन करने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है, इसलिए कैसे है, अनार्थिक है, धन ज्यादा खर्चा होता है। अब देखिए आगे है कार्य के अनुसार मजदूरी। कार्यानुसार मजदूरी, जब एक श्रमिक को मजदूरी उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा तथा उत्तमता के आधार पर दी जाती है तो उसे कार्यानुसार मजदूरी कहते हैं। इसमें श्रमिक द्वारा कार्य पर लगाया गया समय
महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कार्य की मात्रा महत्वपूर्ण है। क्या है? कार्य की मात्रा, कार्य कितनी मात्रा का उत्पादन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो श्रमिक जितना अधिक उत्पादन करता है उसे उतनी ही अधिक मजदूरी प्राप्त होती है, और मजदूरी की दर पहले से ही निश्चित कर ली जाती है, जिससे श्रमिकों को यह ज्ञात रहता है कि कितना कार्य करने पर कितना पारिश्रमिक मिलेगा। है समझ में? यानी कि इसमें समय से कोई लेना देना, आप काम कितना करते, अगर 10 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो तो एक वस्तु के उत्पादन पे मान लो आपको 10 रुपये मिल रहे, तो 10 वस्तुओं का उत्पादन करने पर आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो अगर आप 5 उत्पादन करोगे तो 50 ही मिलेंगे, 10 करोगे तो 100 मिलेंगे, और 15 करोगे तो 150 मिलेंगे। तो जितना कार्य करोगे उतना आपको मजदूरी मिलेगी। इसमें आप चाहे वो 1 घंटे में करें या पूरे दिन में करें। कार्य अनुसार मजदूरी विधि के गुण है। योग्यता के अनुसार मजदूरी, पहला लाभ क्या है कि योग्यता के अनुसार उसकी मजदूरी दिया जाती है। इस विधि में श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार मजदूरी दी जाती है, इसलिए जो श्रमिक जितना अधिक कार्य करता है उतनी ही अधिक मजदूरी दी जाती है। ठीक है। दूसरा है उत्पादन लागत में कमी, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन विधि के कारण उत्पादन वृद्धि के कारण उत्पादन लागत कम हो जाती है। इसमें क्या आता है, अगर कोई कार्य ज्यादा करने की कोशिश करो तो उत्पादन में वृद्धि होती है, तो अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगी, उत्पादन की लागत में कमी होगी। इससे उद्योगपति वस्तुओं को कम कीमत निश्चित करके प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं, कि अपनी वस्तु की कीमत कम करेंगे और बाकी कम जो फर्में हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, और उपभोक्ता को भी क्या होगा, सस्ती वस्तु उपलब्ध करा सकता है। नेक्स्ट है निरीक्षण की कम आवश्यकता। मजदूरी की इस विधि में श्रमिकों को स्वयं मन लगाकर अत्यधिक कार्य करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा, तो इसमें निरीक्षण रखने की जरूरत ही नहीं है। अतः निरीक्षण की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, और निरीक्षण व्यय में भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट है श्रमिकों एवं स्वामियों में मधुर संबंध होता है। इस विधि के आधार पर कार्य संपन्न होने के कारण श्रमिकों एवं नियोक्ताओं में आपसी संघर्ष नहीं होता है। प्रत्येक श्रमिक को कार्य के अनुसार मजदूरी प्राप्त होती है, जिससे उसमें संतोष की भावना रहती है, उनमें आपस में मधुर संबंध रहते हैं। हालांकि जरूरी नहीं मधुर संबंध रहे, उसके कारण ये भी हो सकता है कि दर अगर सही नहीं हो, कि एक वस्तु के उत्पादन पे अगर वो 10 रुपये दे और वो कहते हैं कि हमको तो एक वस्तु पे 15 देवे, तो थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या रहता है, संबंध अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि। श्रमिक अधिक परिश्रम करके अधिक मजदूरी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यंत्रों की सुरक्षा। इस विधि में श्रमिक यंत्रों को सही स्थिति में बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करते हैं, क्योंकि मशीनों में खराबी होने की अवस्था में उनकी उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगी, अतः वे यंत्रों का प्रयोग सावधानी से करते हैं और खराबी होने पर तत्काल ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यंत्रों की खुद सुरक्षा करते हैं, उनको सही करवाने की प्रयास करते हैं, और समय के अनुसार है तो वो क्या कहेंगे, मालिक करवाएगा जब हम काम कर लेंगे, नहीं तो वो खुद करवाएगा, क्योंकि अगर मैंने कार्य नहीं किया, मशीन नहीं चली, तो मेरा उत्पादन नहीं होगा, तो मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिलने हैं। तो इसलिए वो स्वयं उसमें इंटरेस्ट लेके उस मशीन को सही करवाने या उसको ठीक रखने का कोशिश करता है। नेक्स्ट है उत्पादन विधियों में सुधार। उत्पादन में वृद्धि को संभव बनाने के लिए श्रमिक उत्पादन विधियों में सुधार का प्रयास करते हैं, जिससे वे कम समय में और परिश्रम से अधिक उत्पादन कर सके। नेक्स्ट है कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। इस विधि के अंतर्गत जो श्रमिक अधिक कुशल है उसे अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप अकुशल व्यक्तियों में कुशलता प्राप्त करने की भावना जागृत होती है, जिससे उन्हें कार्य कुशलता लाने में प्रोत्साहन मिलता है। अब देखो कार्य के अनुसार जो मजदूरी है, इस विधि के क्या दोष है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ तो खामी आ रही है, तभी तो दोनों चल रही है। अगर एक में अगर 6 रहती तो एक विधि खत्म हो जाती, तो दोनों ही अभी भी वर्तमान में प्रभावी है, यानी कि दोनों में ही दोष है और दोनों के ही लाभ है। तो जो कार्य के अनुसार मजदूरी विधि है, इसके दोष पड़ते हैं। तो श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। इस विधि के अंतर्गत श्रमिक अधिक मजदूरी कमाने के लालच में अधिक कार्य करना पड़ता है और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है, इससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। इस प्रकार इसमें सरकार के नियमों की भी क्या होती है, अवहेलना होती है। दूसरा है उत्पादन की किस्म में गिरावट। श्रमिकों की दिलचस्पी अधिक उत्पादन में होने के कारण उत्पादन की किस्म की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे वस्तुओं की किस्म में गिरावट आना स्वाभाविक है। मशीनों एवं औजारों का दुरुपयोग। कार्य की गति को प्राथमिकता दिए जाने के कारण मशीनों औजारों के प्रयोग में
लापरवाही बरतते जिससे उनमें घिसाव और कूट अधिक होती है। नेक्स्ट है श्रमिकों में सुरक्षा भावना का अभाव। इस विधि में श्रमिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर बीमारी या अनुपस्थिति या सामाजिक कार्य आदि की अवस्था में उन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, लेकिन समय अनुसार में एक फिक्स मजदूरी तो मिलती है। ठीक है, अगर मासिक मजदूरी है तो अगर बीच में वो 1-2 छुट्टी भी लेता है तो भी उसको मजदूरी मिलती है, कट नहीं होती है। लेकिन कार्य के अनुसार है तो वो एक दिन में नहीं आएगा तो उसको 1 दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी। श्रमिकों में एकता न होना। इस विधि के अंतर्गत श्रमिकों की एकता का नुकसान होता है क्योंकि कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में को मिलने वाला पारिश्रमिक भिन्न भिन्न होता है। इससे श्रमिकों के अलग अलग वर्ग बन जाते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। इस कारण श्रम संघ इस पद्धति का विरोध करते हैं। इसलिए श्रम संघ जो भी है उनके इस पद्धति का विरोध करते हैं। वो हमेशा कहता है कि समय के अनुसार मजदूरी दी जाए, न कि कार्य के अनुसार। नेक्स्ट, आय की अनिश्चितता। एक श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी उसके कार्य पर निर्भर करती है, जिससे उसकी आय क्या होती है, अनिश्चितता बनी रहती है कि कभी तो ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो आय की अनिश्चितता श्रमिक के जीवन स्तर को भी विपरीत प्रभावित करता है। अगर कभी तो 10 घंटे काम कर रहा है, कभी 2 घंटे कर रहा है, तो भी उसका आय क्या होगी, मिसमैच हो जाएगी उसका, तो उसका जीवन स्तर भी प्रभावित हो जाएगा। अनुपस्थिति की समस्या। पहले तो श्रमिक कार्य करने के लिए अधिक परिश्रम प्राप्त करता है, फिर कार्य के प्रति उदासीन होकर अनुपस्थित रहने लगते हैं। इस प्रकार श्रमिक कार्य के प्रति नियमित नहीं रहते कि उनको पता है कार्य के अनुसार मिलना है तो आज आएगा, कल नहीं आएगा। यदि समय के अनुसार है तो उसको कहते हैं कि समय है तेरा तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मजदूरी निर्धारण है, इसके कई सारे सिद्धांत निकले। ठीक है, जिसको कुछ सिद्धांत मैंने यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, तो उसमें देखिए कि ये मैंने करवा रखे हैं आपको 7 है, 7 सिद्धांत मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 7 में से जो लास्ट वाला है मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत, वो तो इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आने, तो उसको तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और जो ऊपर के जो 6 है उनको एक छोटा छोटा रूप आप अध्ययन कर ले, जिनके कुछ बेसिक्स है, हालांकि ये वर्तमान में इतना नहीं चलन है, चलन में अंतिम वाला ही है। तो एक एक कर उनका अध्ययन करते क्योंकि उनकी भी अभी भी प्रासंगिकता विद्यमान है। पहला है जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत, द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के फिजियोक्रेटस संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 18वीं शताब्दी में फ्रांस के फिजियोक्रेटस संप्रदाय में। किसने? फिजियोक्रेटस संप्रदाय में, फ्रांस के। ठीक है, क्या है इसमें? तो जीवन निर्वाह का तात्पर्य व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, जीवन निर्वाह का मतलब क्या है? व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से, अर्थात केवल उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो मनुष्य को जिंदा रहने के लिए अनिवार्य है। क्या हो? मनुष्य को जिंदा रहने के लिए अनिवार्य हो, उन वस्तुओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है? जीवन निर्वाह से। यदि किसी समय में मजदूरी जीवन निर्वाह से अधिक होती है तो श्रमिक की जनसंख्या में वृद्धि होगी। जीवन निर्वाह से भी ज्यादा अगर मजदूरी मिल रही है तो क्या होगी? श्रमिकों में वृद्धि होगी, मतलब जनसंख्या में वृद्धि होगी, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। इस सिद्धांत के अंदर ये मान्यता थी। श्रमिकों में रोजगार के लिए प्रतियोगिता बढ़ेगी और मजदूरी वापस क्या होगी? घटकर ठीक जीवन निर्वाह के स्तर पर आ जाएगी। और इसके विपरीत दूसरी स्थिति क्या होगी? यदि मजदूरी जीवन निर्वाह से कम हो जाती है तो बहुत से श्रमिक शादी नहीं कर पाएंगे और जनसंख्या में क्या होगी? श्रमिकों की जनसंख्या में क्या होगी? कमी होगी और श्रमिकों की पूर्ति मांग की अपेक्षा कम होने लगेगी। उनकी पूर्ति, जनसंख्या में कमी होगी, शादी नहीं करेंगे तो क्या होगी? उनकी पूर्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी जितनी मांग है, तो वापस से मजदूरी बढ़ने लगेगी और बढ़कर वापस क्या आ जाएगी? जीवन निर्वाह के स्तर पर आ जाएगी। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस प्रकार मजदूरी की जो प्रवृत्ति है वो जीवन स्तर के बराबर होने की रहती है। कहाँ पे रहेगी? बराबर के आसपास रहने की कोशिश करेगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है मजदूरी का जीवन स्तर का सिद्धांत। ठीक है, जीवन निर्वाह का है और ये जीवन स्तर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। ये जीवन स्तर पे है और वो जीवन निर्वाह का है। जीवन स्तर में क्या है? मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1885 में टेरेंस ने किया है। उनके अनुसार श्रमिकों को मजदूरी केवल जीवन निर्वाह योग्य ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि श्रमिकों के उस जीवन स्तर को बनाए रखे। तो वो कह रहे थे कि सिर्फ जीवन निर्वाह ही नहीं जरूरी है,
उनका जीवन स्तर भी बनाए रखें, ठीक है, उसके लिए प्राप्त हो, उसके लिए वो आदी हो चुके हैं। ठीक है, जीवन स्तर के अंतर्गत सभी अनिवार्य आराम और विलासिता की वस्तुएं आ जाती है जिसके लिए श्रमिक आदी हो चुके हैं। कि जैसे कि कोई श्रमिक आदी हो चुके हैं तो वो तो जीवन स्तर में उनका कम से कम मेंटेन रहे। जैसे कि आज के टाइम में अगर मोबाइल है, मोबाइल के हर कोई आदी हो रखे हैं, तो मोबाइल का खर्चा निकालना जितना तो कोई ना कोई कमाएगा ही। मतलब उसमें खाना पीना कपड़ा वो तो है ही है, इसके अलावा आज की आवश्यकता क्या है, मोबाइल का भी रह गया। दूसरा क्या हो गया, शिक्षा का रह गया, स्वास्थ्य का रह गया। तो ये चीज़ें जो भी और भी जुड़ गई है तो वो जीवन स्तर का एक हिस्सा बन गया। वो उसको कैसा खाना खाते हैं, अगर कोई नॉनवेज खाता है तो वो कम से कम उसको मिल सके, इतना वो कमा सके। तो ये कहता है जीवन स्तर, और वो था जीवन निर्वाह। ठीक है, फिर तीसरा सिद्धांत आया मजदूरी का अवशेष सिद्धांत, द रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेज। ठीक है, तो मजदूरी का अवशेष सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर वाकर ने किया था। उनके अनुसार श्रमिक उद्योगों के अवशेष उत्पादन का अधिकारी होता है। उद्योग के कुल उत्पादन में लगान, ब्याज और आय को निकाल देते हैं। यानी कि जो कुल उत्पादन होता है वो कैसे बनता है, कुल उत्पादन कैसे बनता है कि लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी, ये चारों हिस्से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, कुल उत्पादन। अब वो कह रहे हैं कि जब कुल उत्पादन में से बाकी के तीनों को हटा दो तो पीछे बचेगा क्या, मजदूरी तो बचेगी। बस तो वही इन्होंने सिद्धांत दिए। उन्होंने क्या कहा कि उत्पादन के, उद्योग के कुल उत्पादन में लगान, ब्याज व आय को निकाल देने के पश्चात जो अवशेष बचता है, जो लास्ट में शेष बचता है, वह क्या है, मजदूरी होती है। लगान, ब्याज एवं लाभ का निर्धारण कुछ निश्चित नियमों द्वारा होता है, परंतु मजदूरी के निर्धारण का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। तो कुल उत्पादन में से लगान, ब्याज और लाभ घटा देने के बाद जो बचता है वह क्या होगी, मजदूरी होगी। हालांकि इसकी बहुत विरोध भी है, इसकी बहुत आलोचना हुई कि ऐसा कोई जरूरी नहीं, कि उसमें तो लाभ गणना ही बड़े मुश्किल है, मजदूरी तो भी गणना हो सकती है। हाँ, लगान और ब्याज और मजदूरी का तो गणना हो सकती है, लाभ की गणना तो कुछ नहीं होता, जो बच्चा कुच्चा सब लाभ ही होता है, तो उसका कोई फिक्स निर्धारण नहीं होता। तो इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई है। नेक्स्ट है मजदूरी कोष सिद्धांत। हालांकि ये सभी अभी वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है ये इतने, ठीक है, इसलिए इनकी पुराने जो है आपके, तो उनको आपको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनके आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में होना जरूरी है। मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ एवं जे.एस. मिल ने किया। श्रमिकों की मजदूरी जनसंख्या एवं पूंजी के अनुपात पर निर्भर करती है। उन्होंने क्या कहा, श्रमिकों की मजदूरी किस पर करें, निर्भर करेगी, जनसंख्या एवं पूंजी के अनुपात पर निर्भर करती है। यहाँ जनसंख्या का अर्थ श्रमिकों की पूर्ति से है। देश में उपलब्ध पूंजी के एक भाग का कोष मजदूरी के भुगतान के लिए रख दिया जाता है। यदि मजदूरी कोष अधिक है तो श्रमिकों की मांग अधिक होगी, और उससे कम होने पर मजदूरी की मांग कम। यानी कि इन्होंने तो क्या बना दिया कि पूरे देश में एक मजदूरी का कोष होगा, फंड होगा। अगर वो फंड मजदूरों के भुगतान के लिए उनकी मांग के अनुसार ज़्यादा है, ठीक है, तो मजदूरी बढ़ेगी, श्रमिकों की मांग अधिक होगी, और उससे अगर कम है कोष तो क्या होगी, मजदूरी मांग कम हो जाएगी, तो मजदूरी कम हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ये भी कोई खास कि ऐसा कोष कोई निर्धारित नहीं कर सकते कि कोष कितना हो कम हो, इसकी भी आलोचना रही है। ठीक है, अब मजदूरी की कोष और मजदूरी की जो पूर्ति है वो क्या इन्होंने डिफाइन किया वो देख लेते हैं। मजदूरी की कोष, मजदूरी कोष का पूंजीपतियों द्वारा अपनी कार्यशील पूंजी के एक भाग को मजदूरी के रूप में भुगतान अलग रख देने से है। ठीक है, एक जो भी पूंजीपति सारे अपने एक भाग को मजदूरी के रूप में अलग से रख देंगे भुगतान के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, कोष बन जाएगा। इस कोष का निर्माण पिछली बचतों के आधार पर होता है एवं समय विशेष में यह लगभग स्थिर रहता है। नियोक्ता इस कोष का उपयोग श्रम को क्रय करने में करते हैं, इसलिए मजदूरी कोष में वृद्धि होने से श्रम की मांग में वृद्धि होगी। इसके विपरीत अगर कोष में कमी होने से श्रम की मांग में कमी होती है। ये कहते हैं कि मजदूरी के लिए पंजीपतियों द्वारा एक कोष बना दिया जाएगा, सभी उस कोष का भुगतान वो सिर्फ मजदूरी में ही करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये इस तरह से छोड़ा जाए पूंजीपतियों के हाथ में, तो पूंजीपति तो मजदूरी देना ही नहीं चाहेंगे, वो तो इतना कह देंगे हमारे पास तो कोस्ट ही नहीं, आप फ्री में ही कर लो। ठीक है, तो ये तो प्रासंगिक है ही नहीं। दूसरा है श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है, किस पे करती है, जनसंख्या का। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि होने से श्रम की पूर्ति में वृद्धि होगी, और जनसंख्या में कमी होने पर श्रम की पूर्ति में कमी होगी। ठीक है, ये तो। अब नेक्स्ट सिद्धांत है मजदूरों
का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। क्या है? मजदूरों का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो मजदूरों को जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, ये हम अगले अध्याय में पढ़ते हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। धन्यवाद।